आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्कर्दू में आया जन सैलाब, आवाम को है राहत और इमदाद का इंतजार। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बजट पेश होने के बाद बढ़ी आवाम की मुश्किलें। और जम्मू कश्मीर में जारी बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान माहौलियात को साफ सुथरा बनाने के लिए जायरीन बेदारी मुहिम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मौसम में गुज़िश्ता 2 दहाई के दौरान अहम तरीन बदलाव देखने को मिला है। यहाँ मौसम गर्मा जल्दी आने लगा है और बर्फबारी भी पहले की बनस्बत कम हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर इस खित्ते पर भी दिखाई देने लगा है। मौसमी तब्दीली का खामियाजा इस खूबसूरत इलाके को उठाना पड़ रहा है। यहाँ हर साल सैलाब आने लगा है और ये सैलाब अपने साथ लेकर आता है मुसीबतों का भारी दौर। इस बार भी हालात जुदा नहीं हैं। हालांकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और बारिश का असली कहर अभी बाकी है, लेकिन जिला स्कर्दू के आवाम को सैलाब की मार झेलनी पड़ रही है और आवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हर साल आने वाली इस मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना मानो एक रिवाज बन चुका है। हर साल सैलाब की शक्ल में कुदरती तबाही दस्तक देने लगी है। कभी गिलगित में सैलाब ज्यादा आता है तो कभी हुंजा में तो कभी दियामर में, और जब हालात ज्यादा खराब होते हैं तो पूरे खित्ते में सैलाब की मुसीबत एक साथ देखने को मिलती है। फिलहाल तो इस साल सैलाब की शुरुआत हुई है स्कर्दू से और हुकूमती लापरवाही की वजह से यहाँ जानो माल का नुकसान बढ़ गया है। देखने वाला कोई नहीं आएगा हमारा गरीब के लिए। देखो, एक घर उधर है, एक घर उधर है, एक स्वेटर आशर उधर तो उधर निकाल दिया है। बाकी पानी सारा खेत भी खराब हो गया। उधर देखो, हमारा सब खेत भी खराब हो गया और घर भी खराब हो गया। 2 मंजिला ये घर भी है, 2 मंजिला ये भी खराब हो गया। देखो, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से इलाके खासे दुश्वार गुजार हैं, इसलिए यहाँ सैलाब का कहर बहुत ज्यादा होता है। जैसे स्कर्दू का ये बाहरी इलाका, सैलाब का ये कहर जितना कुदरती है उससे ज्यादा ये हुकूमत के काम करने के तरीके, सैलाब से निपटने की खोखली तैयारी और मैनेजमेंट में घोर लापरवाही का सबूत है। अगर एक्सपर्ट्स की राय पर नजर डालें तो सैलाब के लिए कुदरत कम, लेकिन आवाम और हुकूमत की लापरवाही ज्यादा जिम्मेदार है। हर साल इस इलाके से दर्जनों मौत की खबर आती है और इसके लिए हुकूमती महकमों की लापरवाही और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने की आदत जिम्मेदार है। इस वक्त जो है सैलाब की जो तवक्कुल शुदा है उस वक्त आपको जो है मेरे वक्त में नजर आ रहा है और दिन ब दिन जो है वक्त जो बढ़ता जा रहा है, पानी की शिद्दत भी जो है बढ़ता जा रहा है। मेरे सारे एहतियात से यही गुजारिश है कि इसमें जो है जो पानी आते हुए तकरीबन कई साल गुजर गए हैं, लेकिन उनकी नजर अब तक यहाँ पर नहीं पड़े हैं। ऐसा देखने में आया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अब हर साल सैलाब की शक्ल में कुदरती तबाही दस्तक देने लगी है। स्कर्दू में आए इस सैलाब की बात करें तो बहुत से मवेशी दरिया में बह गए, जबकि बहुत से लोगों का कीमती सामान भी बारिश की भेंट चढ़ गया। खड़ी फसलें पानी और कीचड़ में डूबकर बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे सैकड़ों कुनबे हैं जिनका लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। बहुत से लोगों का घर तो रहने लायक ही नहीं बचा। इस मुश्किल हालात में न कोई मुआवजे का ऐलान हुआ और न ही कोई बड़ा अफसर या इलाके का नुमाइंदा सैलाब जदगान से मिलने पहुंचा है। और लोगों की जो है खेतों को भी खराब करते हैं और घरों को भी जो है खतरा होने का जो है चांसेस होते हैं। लिहाजा ये कम से कम 100 साल के आप सोचे, कोई 2-3 साल का न सोचे।
ये हर साल आने वाला पानी है। और आप जो गुर्गे नाला से एक बड़ा जो है नाला बना के जो है डायरेक्ट दरिया में फेंका जाए। ये जो है ना थोड़ा बहुत लोगों को जो है दिखाने के लिए काम करते हो। और आप लोग जो है इस पैसे को ज़ाया न करें, एकदम इससे हासिल करें और बिल्कुल लोगों को जो है सहूलत दें। मौजूदा वक्त में भी बल्तिस्तान रीजन के कई इलाकों का राबिता दूसरे हिस्सों से पूरी तरह कट गया है। मकामी अवाम ही नहीं, बहुत से इलाकों में सयाह भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है। रास्ते बंद हैं और लोगों को पता नहीं कि इन्हें कब खोला जाएगा। बहुत सी जगहों पर लोग जान हथेली पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दरअसल लैंडस्लाइडिंग का खतरा लगातार बना हुआ है और दरिया में पानी अचानक बढ़ भी सकता है। लेकिन ये लोग करें भी तो क्या? खास तौर से रात में निकलना बेहद खतरनाक है, क्योंकि रात में पानी का सही अंदाजा मिलना काफी मुश्किल होता है। इन इलाकों में तो रात को लाइट भी नहीं आती। ऐसे में पैदल चलना या गाड़ी से कहीं निकलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन घरों में कोई कितने दिन तक कैद रह सकता है, और अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो भला इनका काम कैसे चलेगा? गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना एक रूटीन बन चुका है, लेकिन हुकूमत इस पर जरा भी तवज्जो नहीं देती है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर बाबा श्री अमरनाथ की सालाना यात्रा में शामिल होने के लिए मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वो सभी इकदाम किए जा रहे हैं जिनसे ज़ायरीन को हर तरह की सहूलियात दस्तयाब हो सके। इनमें सिक्योरिटी के साथ तिब्बी सहूलियात और माहौलियात को साफ सुथरा बनाए रखना शामिल है। सफाई के कामों में यात्रा में आने वाले लोगों का ताउन मिल सके, इसके लिए उन्हें बेदार किया जा रहा है। इस सिमत में खास बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक और दीगर फनो सकाफती प्रोग्राम के जरिए लोगों को माहौलियात को बचाने के लिए जागरूक किया गया। गुज़िश्ता माह शुरू हुई श्री बाबा अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और हिफाजती अमला पूरी तरह से अमल पैरा है। साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि पवित्र यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के माहौलियात को महफूज रखा जाए। इसके लिए जम्मू कश्मीर के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और IIT इंदौर के स्वाहा नामी स्टार्टअप के मुश्तरका ताउन से श्रीनगर शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें बाबा बर्फानी की सालाना यात्रा में शामिल ज़ायरीन को माहौलियात दोस्त एहतियाती इकदामात के बारे में मुख्तलिफ तरह के फनो सकाफती प्रोग्राम के जरिए बताया गया। तो इस बार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने तय किया कि हम इस बार की श्री अमरनाथ यात्रा 2024 को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री और साथ में कचरा मुक्त बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे, ताकि पूरी घाटी, पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू स्वच्छ रह सके और टूरिस्ट को और यात्रियों को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिल सके कि वो जहां भी जा रहे हैं वहां गंदगी ना ले जाएं, स्वच्छता ले जाएं। किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है ताकि जो हमारे विजिटर्स हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो अवेयर हो जाए? सर, इस बार जो है डिपार्टमेंट का ये प्रयास है कि हम लोग पूरे यात्रा मार्ग पे लोगों को इस तरीके से जागरूक करें कि वो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, वो कपड़े का थैला यूज करें, वो पानी की रीयूजेबल बॉटल को यूज करें। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के दौरान ज़ायरीन जाने अनजाने में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग और ऐसे ही कई कचरे को यहाँ वहाँ ना फेंक दें। इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि इन्हें सभी जानकारियाँ पहले से ही पता रहें। इसी बात के मद्देनजर शहर के दिल लाल चौक में तरह तरह की परफॉर्मेंस मंजरे आम पर आईं। यहाँ पर एक जानिब रक्सो मौसीकी के प्रोग्राम पेश रहे, तो वहीं दूसरी जानिब फनकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए माहौलियात बचाने वाला पैगाम दिया। इस दौरान लोगों को बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान एहतियाती तदाबीर पर ठीक से अमल करने की नसीहतें और खास किट्स भी दी गयी। अमरनाथ यात्रा को जो भी पिलग्रिम्स आते हैं ना, सो उसकी जो नीटनेस मेंटेन करना चाहिए उसी तौर से वो बरकरार रखे।
ताकि सभी जो यात्रीगण पहले आते हैं या पिछले आते हैं वो लोग को भी वो नीटनेस जारी रखना चाहिए. Every citizen of India and across the globe should have this responsibility. When they take it the responsibility on their shoulders, definitely they should feel that it is a part of our responsibility to clean the way wherever we go. श्रीनगर के इस प्रोग्राम में कलाकारों ने एक साथ बेहतर तालमेल का नमूना दिखाते हुए बड़े बड़े ढोल और नगाड़ों पर अपनी परफॉर्मेंस से सामीन को हैरान कर दिया. वादी में अपने फन का मुजाहिरा करने वाले ये फनकार इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उन पर लोगों को माहौल के तई जिम्मेदारी का एहसास करवाने की जिम्मेदारी बनी हुई है. इसलिए ये लोग बिना थके अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं. इसके साथ ही इन्हें यहाँ की फिजा और मेहमान नवाजी भी खूब रास आ रही है. आज के लिए सर बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं लेकिन आपको कुछ लायबिलिटी होती है कि जिस प्रकृति क्षेत्र को बचा के रखना है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हमारे इसके ढोल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं या जो भी हैं वो इस प्रकृति को संजो के रखें. कितने बड़े आर्टिस्ट का ग्रुप आया, कहाँ से? हाँ सर, ऐसे तो 250 लोगों का हमारा ग्रुप है और हमने लगातार कुछ रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं जिसमें अटारी बॉर्डर से लेके केदारनाथ और हाईएस्ट पीक पे परफॉर्म करने वाला हम ग्रुप है जो टॉप पे पीक पे जाके मतलब विश्व का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल है वहाँ हमने परफॉर्म किया है सबसे कम ऑक्सीजन में. गुज़िश्ता कई दहाइयों से बाबा बर्फानी की यात्रा को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुसलसल कार फरमा है. इंतजामिया की मुसलसल कोशिशों का ही नतीजा है कि अमरनाथ यात्रा में जहां एक जानिब साल दर साल ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए यात्रा को महफूज और साफ़ो शफ़ाफ बनाया जा रहा है. खास बात ये है कि इस तरह की हुकूमती कोशिशों के अलावा इस तरह के प्रोग्राम लोगों में जिम्मेदारी का एहसास जगाते आए हैं. मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है. आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है. तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर. सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में जारी फौजी कार्रवाई के खिलाफ मकामी अवाम ने एहतजाज किया. इसमें कई लोग शदीद जख्मी और जाँ बहक हो गए. फहाद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये बेहद तशवीशनाक बात है कि कैसे पाकिस्तानी शहरी सयाहों के भेष में हथियार ला रहे हैं और मकामी बाशिंदों से लड़ रहे हैं. पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और KPK में दर्जनों पुलिस चौकियां बनी हुई हैं, फिर भी ये लोग यहां दाखिल होने में कैसे कामयाब हो रहे हैं. पामीर टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दरेल वैली में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है. शाह फैसल नामी आतंकी कमांडर इस ऑपरेशन में मारा गया. हुकूमत के तर्जुमान फैजल फारूक ने कहा है कि ये आतंकी हुदूर बस हमले में शामिल था. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने जिला राजौरी के काश्तकार और विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर पुरुषोत्तम कुमार को उनकी जांबाजी और बहादुरी के लिए शौर्य चक्र प्रदान किया. जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि PM सूर्य घर मंसूबे के जरिए जम्मू कश्मीर में कश्मीर के घर अब शमसी तवानाई से रोशन होंगे. इस मंसूबे के तहत कश्मीर डिवीजन के 36,400 घरों में 31 मार्च 2027 तक सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कर दिया जाएगा. राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के डल लेक में बैरूनी मुल्क के सयाह गाना गाते और गिटार बजाते हुए यहाँ की दिल फरेब खूबसूरती का मजा ले रहे हैं. आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर. इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है. कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय हुकूमत ने हक खुद इरादियत की जद्दोजहद को दबाने और कश्मीरियों को डराने धमकाने के लिए एक नई पुलिस फोर्स तैनात की है.
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی فورس کی امریکی میرینز کی طرز پر تربیت کی گئی ہے، جسے کنٹرول لائن کے قریب دیہاتوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ پاکستان کی دوسروں کے معاملوں میں دخل اندازی کرنے کی عادت اتنی جلدی بدلنے والی نہیں لگتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے پھیلائی جا رہی دہشت گردی اور اس کی پشت پناہی کرنے کے اقدامات پر نکیل کسنے کے لیے بھارتی حفاظتی عملہ دن رات مصروف عمل رہتا ہے، لیکن بھارتی فوج کی مستعدی پاکستان اور اس کے بڑ بولے چینل پی ٹی وی کو بالکل بھی راست نہیں آ رہی۔ اسی لیے پی ٹی وی آئے روز اپنے بلیٹنز میں تتھیوں کو توڑ مروڑ کر نشر کر رہا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام ناراض ہیں اور اس کی وجہ ہے حالیہ پیش ہوا بجٹ۔ کہنے کو تو یہ ترقیاتی بجٹ تھا، لیکن اس میں ایسے کوئی بھی اقدام نہیں تھے جس سے یہاں ترقی کو پنکھ لگ سکے۔ بجٹ کے دوران بڑی بڑی باتیں کی گئیں، لیکن بنیادی سہولت کو بہتر بنانے پر ذرا بھی توجہ نہیں دی گئی۔ اب کوئی وزیر خزانہ سے پوچھے کہ بنا بنیادی سہولت کے ترقی کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ بجٹ کی آڑ میں سیاسی دشمنی بھی جم کر نکالی گئی ہے، کیونکہ بجٹ کی رقم میں بھاری کٹوتی کی گئی ہے۔ ایسا قیاس لگایا جا رہا ہے کہ بجٹ کا بیشتر حصہ سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن دینے پر ہی خرچ ہو جائے گا۔ مقامی عوام کی فکر کی پڑتال کرتی ہے یہ رپورٹ۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بجٹ پیش ہوتے ہی گھماسان چھڑ گیا ہے۔ اس غلام خطے کو پاکستان کی جانب سے ملنے والی رقم یا کہیں کہ گرانٹ میں کٹوتی کی گئی ہے۔ ایسے وقت میں جب مہنگائی عروج پر ہے، الیکشن پیک پر پہنچ چکا ہے، تب بجٹ کے لیے رقم میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن شہباز شریف حکومت نے سوتیلا رویہ دکھاتے ہوئے بجٹ میں کٹوتی کر دی۔ بجٹ پیش ہوتے ہی دام بڑھنے شروع ہو گئے۔ عام عوام جنہیں بجٹ کی باریکیوں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے، انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ بجٹ ان کی جیب پر بہت بھاری پڑے گا۔ اب اس بجٹ کے بارے میں ہم اتنا ہی کہیں گے نا کہ شاید جو پہلے جو بجٹ پیش ہو رہے تھے وہ تو چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ معاملات بن کے عوام کے مفاد میں تھے نا۔ اب یہ بجٹ کو تو میرے حساب سے میں تو کم از کم تسلیم نہیں کر سکتا ہوں، میرے سمیت شاید گلگت بلتستان کے آدھے لوگ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس بجٹ میں ایسے اب میں جیمز اسٹون سے وابستہ ہوں، میرے اوپر 8% کس بات پہ لگا رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے اوپر 8% میں کس چیز کا 8% دے دوں۔ میرے تو تمام معاملات پہ گورنمنٹ نے آگے یہاں پر میرے تو پورے معاملات روکے ہوئے ہیں، میرے کام کو بھی روک کے اور مجھ سے 8% مانگے میں کہاں سے دے دوں؟ تو ہم اس بجٹ کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام آباد میں ہو رہی نورا کشتی کا خامیازہ گلگت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دراصل دونوں جگہ دو الگ الگ جماعتوں کی حکومت ہے اور یہی مسائل کی جڑ ہے۔ پاکستان کے قبضے والے اس علاقے کی آزادی کا بڑا حصہ یعنی محنت کش عوام کو ہر روز روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے جنگ سے لڑنی پڑتی ہے، لیکن اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چرچا سرعام ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے حکمرانوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، تو ان حالات میں لوگوں کو اپنے مسئلے خود حل کرنے ہوں گے، اپنے حقوق کے لیے خود ہی اٹھنا ہوگا، کیونکہ سیاسی رہنما خود کے فائدے کے لیے تو ایک جٹ ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کے لیے ڈیوائیڈ رہتے ہیں۔ بجٹ جو میرے خیال سے جو جون میں پیش ہوئی ہے وہ 25% حاضر سروس کے لیے پیش کیا گیا تھا، 15% جو ہے وہ ریٹائرڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا، تو یہی پتہ ہے 2100 ارب تقریباً وہ پیش کیا ہماری دفاع کے لیے، باقی تھوڑے بہت پیسے یعنی 95% دفاع کو دیا ہے، تو 5% جو ہے آل اوور پوری پاکستان کو دیا گیا۔ اتنا اندازہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ڈگری کالج میں ہم پڑھ رہے ہیں، آگ برس رہی ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس موسم میں سروائیو کر سکیں، تو بہت مشکلات ہیں اس وقت ڈگری کالج میں۔ جہاں تک جتنے آپ ٹیچرز دیکھیں سب یہی کہتے ہیں بہت گرمی ہے، لیکن ہمارے پاس سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اس وقت، تو اس حساب سے ہم بجٹ کے حساب سے تو خیر جو بھی کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے فیسلٹیز ہونی چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ۔ گلگت بلتستان کے عوام کی مجبوری یہ ہے کہ یہاں کے عوام بھلے ہی کتنے محنت کش ہوں، کتنے دانشور ہوں، لیکن غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ویسے تو یہاں ان گنت مسائل ہیں،
लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी। यहाँ लाखों की तादाद में नौजवान रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसी उम्मीद थी कि बजट में नौकरियों के नए मौके, नई सन्नतों का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में लोगों का तो यही कहना है कि ये बजट नहीं बल्कि आवाम के साथ धोखा है। इस बीच बजट से निराश होने की एक और वजह थी और वो है स्किल डेवलपमेंट पर जरा भी तवज्जो न देना। यहाँ नौजवानों को BA, MA जैसी रिवायती कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन उनकी सलाहियत को निखारने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। बजट पेश किया उन्होंने, सिर्फ इसमें गवर्नमेंट मुलाजमों का फायदा है। अब हम जैसे मजदूर बंदे कहाँ जाएंगे? देखे ना, मैं दिन में 1500 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, ठीक है ना। अब उस 1500 में मैंने घर का पूरा टब्बर चलाना होता है। तो आप देखें, जिस दिन हमें काम नहीं हो जाए उस दिन हमारी दिहाड़ी भी नहीं लगती है। तो ये जितना भी बजट पेश किया ये सिर्फ सरकारी बंदों के लिए है और सरकारी बंदों को इसका फायदा है, आम आवाम को इसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो जो आम शहरी हैं, मजदूर हैं, इनको रोजगार दिया जाए और महंगाई में जितना हो सके कमी की जाए। और देखें ना, इधर दुकानदारों का भी कोई रेट नहीं है। आप एक दुकान से कोई चीज़ ले लें, आप दूसरी दुकान से लेंगे 10 रुपये का फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। हर दुकान में 10-20 का फ़र्क होता है। इस दुकान से आप चीज़ लेंगे, अगर वो 50 की है, अगले दुकान में वो 150 की मिल रही है। तो देखें ना, दुकानदारों को भी सोचना चाहिए, हमारे ये सरमायादार हैं, ये जो कारोबारी लोग हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि यार हम अंधाधुंध महंगाई कर रहे हैं सिर्फ। हालांकि गवर्नमेंट ने जो किया तो आवाम अपनी तरफ से भी बहुत बढ़ा देती है, तो इसका भी कुछ होना चाहिए हल। खसारे के बजट की वजह से तरक्याती कामों को झटका लगना लाजमी है, क्योंकि हुकूमत के पास पैसे ही कम होंगे तो जाहिर सी बात है वो कम खर्च करेगी। हालांकि गुड गवर्नेंस के चलते हुकूमत महंगाई पर लगाम लगा सकती है, लेकिन वो इसकी जहमत भी नहीं उठाती। इस दरमियान आवाम के हर तबके के जरिए बजट की भरपूर मुखालिफत का दौर जारी है। हालांकि खासो आम ये बात जानते हैं कि अब जैसा भी बजट आया है उसे पूरा साल तो झेलना ही होगा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की मुश्किलात इस बजट के बाद से यकीनन बढ़ेंगी। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों की आबो हवा बेशतर रिवायती ज़रई पैदावार के लिए काफी माकूल है। इसके साथ ही महकमा ज़राअत और आबपाशी महकमा एक साथ मिलकर मकामी काश्तकारों को उम्दा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तैयार करने में मदद करते आए हैं, जैसा कि जिला राजौरी में होता दिखाई भी दे रहा है। इस बार मानसून सीजन में जरा सी देरी की वजह से मकामी काश्तकारों को अपने खेतों में धान बोने में वक्त जरूर लग गया, लेकिन अब वाफिर मिकदार में हुई बारिश ने काश्तकारों की मानसून में देरी की शिकायत को दूर कर दिया है, जिसे मकामी जमींदार खरीफ की उम्दा फसल के लिहाज से काफी अहम मान रहे हैं। जिला राजौरी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में मानसून का मौसम आ चुका है और ये वक्त हो गया है खेतों में खरीफ फसलों की बुआई का। इसी बात के मद्देनजर मकामी काश्तकार धान समेत कई पौधों की शजरकारी करने में मसरूफ़े अमल हैं। थाना मंडी, दरहाल, कोटरंगा और ऐसे ही कई दूर दराज के देही इलाकों में काश्तकार अपनी खुद की बनाई छोटी छोटी नर्सरी से पौधों को खेतों में लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी पैडी सीजन स्टार्ट हो गया था तो बारिशें नहीं हो रही थी, तो जो भी कुदरत का दिया हुआ पानी था नदी नालों में वो हम मैनेज कर रहे थे थ्रू कूलों के, ताकि लोगों की फसल जो खराब ना बर्बाद ना हो जाए। अब ऊपर वाले की ब्लेसिंग से हमें बारिश 1-2 दिन अच्छी हुई है, जिससे नदी नालों में भी पानी अच्छा आ गया है और खेतों को भी अल्लाह ताला ने सींच दिया है, जिससे कि फार्मर्स की डिमांड भी कम हो गई है और डिपार्टमेंट के लिए भी आसान हो गया है कि पैडी के लिए जैसे पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को मैनेज करना। बेहतर ज़रई पैदावार के लिए तय वक्त पर पानी की सप्लाई बेहद जरूरी है। इसके लिए मुताल्लिका महकमों की जानिब से आबपाशी का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है, ताकि काश्तकारों को कुदरती चश्मों और आबी जखीरों से सप्लाई मिल सके।
हालांकि इस साल मानसून में देरी की वजह से लोगों को पानी की थोड़ी कमी जरूर महसूस हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब जबकि खेतों में पानी पहुंच चुका है तो काश्तकार धान के पौधे लेकर पहुंच चुके हैं। जो काफ़ी टाइम के बाद ये बरसात हुई है, इस बरसात की खुशी काफ़ी किसान भाइयों में ज़ोरों शोर से है। अभी जो है धान की खेती होनी है और इस धान की खेती के लिए काफ़ी टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और ये जो नीचे प्लेन ज़मीन है तो इसमें ये पैडी की फसल वगैरह लगाई जाती है। तो साथ ही हमारे बाईं तरफ एक नाला है जिसमें पानी कम हो गया था, अभी इंशाल्लाह काफ़ी बारिश की वजह से पानी हुआ है, तो अभी ज़ोरों शोर से खेती बाड़ी हो रही है। गुज़िश्ता चंद बरसों में महकमाए ज़ेरात और आबपाशी महकमे की कोशिशों का ही समरा है कि बेहतरीन क्वालिटी की ज़रई पैदावार न सिर्फ तैयार हो रही है बल्कि मुल्क और बैरूनी ममालिक के बाजारों में एक्सपोर्ट भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए मकामी काश्तकारों को हाईब्रिड बीज और माली इमदाद तो दस्तयाब करवाई ही जा रही है। साथ ही साथ शोबाए काश्तकारी के बुनियादी ढांचे को जदीद तरीन और मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर मकामी काश्तकार इस्तेफादा कर सकें, और यहाँ ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हमारी यहाँ ज़मीन जो आबी ज़मीन है धान वाली, इसमें हमें पहले बहुत बड़ी परेशानी होती थी कि हमें पानी जो है वो कच्ची कूल थी, ऐसे ही मिट्टी पत्थर से तो लीक हो जाती थी। तो अब हमारे जेई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि इन्होंने बड़ा हिम्मत करके बड़ी कोशिश करके इस नहर को बनवाया है। भले ही मौसमी तब्दीलियों का असर मानसून और बर्फबारी आने के पैटर्न पर पड़ा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से काश्तकारी को बढ़ावा देने वाले इक़दामात के चलते सूखी और बंजर पड़ी जमीनें अब ज़रख़ेज़ बनती जा रही हैं, जिनसे जमींदार मुख्तलिफ किस्म की ज़रई पैदावार कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।